यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। किशोरियाँ, चाहे गांव की हो अथवा शहर की, सबके मन में कुछ अरमान छिपे रहते हैं। हर किशोरी अपने कल के कैनवास पर मन ही मन कुछ रंग भरती रहती हैं। मगर बहुत ही रोचक बात है कि हर किशोरी हर पल पूरी तरह से सहमी हुई रहती है, डरी हुई रहती है, कुछ भी बोलते हुए झिझकती है। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि बोलना चाहते हुए भी बोल नहीं पाती है। इसके विपरीत दूसरा सच यह है कि हर किशोरी के मन में एक किलक प्रतिपल पलती रहती है। एक पुलक खिल जाने को आतुर रहती है। एक उमंग उसे उड़ा ले जाना चाहती है। मगर हर दिन हर पल उसे ऐसा लगता है कि उसके पांव बंधे हैं, उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई है और उसके मुंह पर जैसे किसी ने ताला जड़ दिया है। पाँवों में बेड़ियों और जबान पर ताले का अनुभव करते हुए अधिसंख्य किशोरियाँ मन ही मन कुढ़ती रहती हैं, घुटती रहती हैं। यह घुटन उसके मन को कुंद करती है और उनकी उमंग को उदासी में बदल देती है। हमें जानना यह है कि किशोरियाँ ऐसा क्यों अनुभव करती हैं। क्या हम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? क्या माता पिता अथवा तमाम अभिभावक इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? क्या हमारी शालाएं और हमारे अध्यापक इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? बड़ा प्रश्न तो यह है कि क्या हम इन तमाम सवालों से रूबरू होना भी चाहते हैं या नहीं। होता तो यह जा रहा है कि हम इन तमाम सवालों का सामना न करते हुए किसी तरह से बच निकलना चाहते हैं और इससे कन्नी काट कर अपने रोज के ढर्रे में ही जीते रहना चाहते हैं। सच तो यह है कि घर की बेटियां यदि उदास हैं तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है। घर में पलने वाली किलक और पुलक यदि हमारे ही किसी आतताई स्वभाव के कारण डरी हुई और दबी हुई है तो यह हमारे लिए लानत का विषय है। शर्म की बात है, राजस्थान में और देश के अन्यत्र भी किशोरियों की शिक्षा के कुछ प्रयोग हुए हैं। इन प्रयोगों में ग्रामीण किशोरियों को घरों से बाहर लाकर किसी एक स्थान पर शिविर के वातावरण में रखा गया है। इन शिविरों में आकर किशोरियों ने नया और खुला वातावरण पाया है। पहली बार अपने साथ सखी की तरह बात करने वाली किसी टीचर बहनजी को पाया है। उन्होंने पहली बार रहने का ऐसा कोई स्थान पाया है जहाँ कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ सभी बच्चे और अध्यापक एक ही घड़े से पानी पी सकते हैं और बिना किसी जात पूछे एक थाली में भोजन कर सकते हैं और एक ही कक्षा में बराबर बैठकर कुछ सीख सकते हैं। देश की हर बच्ची के लिए यह लगभग एक अनपेक्षित अनुभव होता है, सर्वथा अविश्वसनीय। पैरा शिक्षा के शिविरों के आंतरिक वातावरण का तब तक कोई अंदाज नहीं लगा सकता है जब तक वह खुद वहां जाकर उसे देख न ले और उसका अनुभव न कर ले। यह वातावरण किशोरियों के लिए अविश्वसनीय इसलिए भी होता है कि वे सब हमारी स्कूलों के वातावरण और हमारे अध्यापकों के व्यवहार का अनुभव कर चुकी होती हैं। दर्दनाक सच्चाई यह है कि स्कूलें आज भी नहीं बदली हैं। वहाँ जाना आज भी किशोरी अथवा बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। आज भी अधिसंख्य ग्रामीण स्कूलों में अध्यापिकाओं की
नियुक्ति नहीं होती है और वहाँ पढ़ने वाली बच्चियाँ अपने को अकेला पाती हैं। उनकी सीधी विवशता होती है कि वे वहाँ से बाहर निकल आए। कभी वे स्वयं निकल आती हैं तो कभी माता पिता निकाल लाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे अध्यापकों का व्यवहार उनको मजबूर करता है कि वे स्कूल छोड़ दे। यह तथ्य दुखदाई है मगर सच है। पैरा, यह भारत देश की सर्वोच्च सभा थी, सबसे ऊंची सभा। इस सभा में केवल चुने हुए लोग बैठते हैं और उनके साथ बैठते हैं वे लोग जिन्हें देश का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अभी बहुत बरस नहीं हुए हैं, कल की ही बात लगती है। यह सभा चल रही थी। इस सभा में एक वृद्ध सदस्य बोल रहा था, कह रहा था, वह सभी सभा नहीं होती हैं जहाँ वृद्धजन नहीं होते हैं और वे वृद्धजन नहीं होते हैं जो सच नहीं बोलते हैं। सच भी वह सच नहीं होता जो किसी छल के मुलम्मे के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यही बात हजारों बरस पहले इसी देश की एक और भी बड़ी सभा में कही गई थी। तब भी यह उतनी ही सटीक थी और आज भी उतनी ही सटीक है। तब भी यह बात सुनकर सारी सभा अवाक थी और आज भी इस सभा के सभी सभासद सत्ते में आए हुए चुपचाप यह बात सुन रहे थे। कहना वे भी कुछ चाहते थे मगर कह सकने वाला वृद्धजन एक ही था, भारत का एक मनस्वी एवं तपस्वी कवि। पैरा, जिस कवि ने ऐसा कहने का साहस किया था उसके लिए ऐसा सत्यवदन बहुत सहज था। पूरी सरलता एवं विरलता के साथ यह कहा गया था। यह सरलता उसे तपस्या से और साधना से मिली थी। तपस्या गांधी जी के चरणों में दीक्षा पाकर भारतीय लोक जीवन का स्नान करते हुए संपन्न हुई थी और साधना भारत की भिन्न भिन्न जेलों में एकांतवास करते हुए, चरखा काटते हुए तथा मौन साधना करते हुए संपन्न हुई थी। इन्हीं जेलों में जो आध्यात्मिक अनुभव हुए उन्होंने कवि की मेधा को तराशा था और शब्द ब्रह्म के साथ सीधा साक्षात्कार कराया था। एक तरफ शब्द की साधना थी और दूसरी तरफ लोक जीवन की सेवा। लक्ष्य था देश की आज़ादी मगर उससे भी बड़ा लक्ष्य था पूरे समाज को दिशा देते हुए भावी भारत की कोई तस्वीर किसी कागज पर उकेर लेना अथवा जन जन के मन मंदिर में उसको अंकित कर देना। इस पीढ़ी के लोग ऐसी साधना के साथ स्वयं अपने विवेक जागरण के साथ साथ सत्य के सीधे अनुसंधान में लग जाते थे। यह गांधी जी की दीक्षा का ही प्रताप था कि देश का कोई कवि, कोई सर्जक और कोई सच्चा शिक्षक पूरे निस्वार्थ भाव से सिर्फ सत्य के अनुसंधान में संलग्न हो जाता था। यह अनुसंधान एक तरफ आत्म तत्व का अनुसंधान था और दूसरी तरफ लोक तत्व का अनुसंधान। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।